हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। अ, कल हमने इस चैप्टर में देखा था कि आईयूपीएसी कौन है और आईयूपीएसी क्या करता है। आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग टाइप के केमिकल्स को अब उनके नाम देती है और उनका एनालिसिस करती है। ठीक है, इसके बाद में हमने नेक्स्ट चीज़ जो देखी थी वो है कि एटम के नाम जो है वो कैसे रखे गए। हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है उसको फर्स्ट लेटर यूज़ करके H यूज़ करके हमने उसका कैपिटल H नाम रख दिया। उसके बाद में एल्यूमिनियम के लिए हमने फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ किए। तो जनरली फर्स्ट 2 लेटर्स या फर्स्ट 4 लेटर्स में ही नाम होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम जो है उनके लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन ओरिजिन के कारण में लिया जाता है। जैसे टंगस्टन हो गया, उसका नाम है वुल्फ्रम, तो टंगस्टन को WF सिंबल से प्रोनाउंस किया जाता है। पोटेशियम को केलियम बोलते हैं एक्चुअली, और इसीलिए उसका सिंबल भी K है। सोडियम का नाट्रियम बोलते हैं, इसीलिए सोडियम का सिंबल Na है। ठीक है, आयरन को फेरम बोलते हैं। और कल मैंने कुछ एक्सरसाइज दी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि गोल्ड को क्या बोलते हैं, आप पता कीजिए। ठीक है, तो गोल्ड को ऑरम बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर को Ag यानी आर्जेंटम बोलते हैं। ठीक है, लेड को प्लम्ब्रम बोलते हैं, PLUM BRUM। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ में मूव करेंगे, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास का यूजेज कहाँ से आया। तो देखो बच्चों, हमारे नेचर में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इट कैरीज अ सर्टन मास। उसका कुछ ना कुछ एक उसके अंदर में मास होना ज़रूरी ही है। ठीक है, तो उसी तरीके से एटम जो कि सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल भी है, इसका भी एक कुछ ना कुछ मास होना ही होता ही होगा, है ना। क्योंकि हम अगर हमारे आसपास में ऑब्जर्व करें चीज़ों को, तो हम देख सकते हैं कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ वेट है। और ये सारी चीज़ें एट द एंड किससे बनी है? ये सारी चीज़ें एट द एंड बनी है आपके एटम्स की मदद से। तो एटम्स का खुद भी एक कुछ ना कुछ वेट होता होगा, है ना। तो हम इस वेट को एटॉमिक मास बोलते हैं। और क्योंकि हमने ये नोटिस किया अभी तक कि अलग अलग जो भी एटम्स है, एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स का अलग अलग वेट होगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक वेट जो है ये भी इसको गिना जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, इसको AMU भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है उनके एटॉमिक मास देखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दैट इज U 1 यूनिट का कंसिडर किया गया है, कार्बन का 12 यूनिट का, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23। इसी तरह मैग्नीशियम, सल्फर, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनका हमको एटॉमिक वेट हमेशा याद रहना ही चाहिए। ठीक है, देखो इनका एटॉमिक वेट का यहाँ पर हमने डिफाइन तो कर दिया IUPAC ने कि इतना होना चाहिए, तो लेकिन इसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री है। ठीक है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि तो देखो कि जैसे हम किसी भी चीज़ का वेट नापने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट डिराइव करके रखा हुआ है ना। तो क्या हुआ था कि सबसे शुरुआत में जब एटॉमिक मास को ये करना था, हमको कैलकुलेट करना था, तो उन्होंने क्या किया कि एक 1/16 ऑफ ऑक्सीजन, 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन को उन्होंने एक यूनिट पकड़ के कंसिडर किया। ठीक है, लेकिन इसके कारण में कुछ प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद में क्योंकि कुछ रेफरेंस नंबर्स जो है वो चेंज हो गए थे। 1/16 ऑफ इसका ऑक्सीजन का क्यों लिया था? क्योंकि ऑक्सीजन जो है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन होके कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है,
और दूसरी चीज़ थी 1/16 लेने के पीछे कि सारे जो एटॉमिक मास आ रहे थे बाकी भी एलिमेंट्स के, और इस 1/16 के यूनिट के रिस्पेक्ट में वो होल नंबर्स आ रहे थे। होल नंबर्स यानी 1 2 3 4 लाइक दैट, है ना। लेकिन क्या हुआ, इसके कुछ आगे जाके ड्रॉबैक्स आए। कुछ साइंटिस्ट ने इसके क्योंकि जैसे धीरे धीरे और टेक्निक्स डेवलप हुई और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए, तो क्या हुआ 1961 में उन्होंने इसको ऑक्सीजन यूज़ ना करते हुए कार्बन को यूज़ किया, और कार्बन 12 का आइसोटोप जो होता है, ठीक है, उसको यूज़ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट कंसिडर किया। तो कार्बन 12 का आइसोटोप जो है उसका 1/12 जो मास है, ठीक है, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कंसिडर किया गया, ठीक है। 1/12 यानी 1/12, यानी अगर आप कार्बन को, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर ये तरबूज मान लेंगे तो इसके 12 हिस्से कर लीजिए, तो इन 12 हिस्सों में से जो एक सिंगल हिस्सा होगा वो होगा आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन का जो आपका एटॉमिक वेट आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस में अब हम ये कार्बन 12 आइसोटोप को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो कहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आइसोटोप के बेसिस पे एटॉमिक वेट डिफाइन किया गया है, तो आप बता सकते हो कि इट इज कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जो यूनिवर्स में या फिर नेचुरल ऑर्डर में चीज़ें मौजूद होती है वो हमेशा एटॉमिक स्केल पे भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल यानी कि कई सारे एटम्स का एक गुच्छा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो है, इसी में हमको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे ऑक्सीजन जो है हमेशा जनरली आपको O2 के फॉर्म में दिखेगा, हाइड्रोजन जो है H2 के, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन N2 के। तो ये अलग अलग जो है एटम अपने मॉलिक्यूल बना के नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन दी है मॉलिक्यूल की कि अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ an element or the compound that is capable of independent existence and shows all the property of the substance। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हुए उन्होंने क्या कहा कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का नेचुरल ऑर्डर में आपको मिलेगा, प्लस वो सारी प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की एग्जिबिट करेगा जो उस सब्सटेंस में होनी चाहिए। देखो कि कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं अपने एटम्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है एर्गॉन गैस का, हीलियम गैस का। ये सब जो है एक सिंगल एटम के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम एग्जांपल देखेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है जनरली हमको 2 एटम्स एक साथ मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो एर्गॉन और हीलियम है ये कैसे है, ये मोनो एटॉमिक है, ठीक है। इनका एक सिंगल एटम हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमेशा हमको O2 के फॉर्म में मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम्स एक साथ हमको हमेशा मिलते हैं, तो इसका जो है ये कैसा हुआ, डायटॉमिक हुआ, है ना। डाय यानी 2। इसके बाद में हमने नेक्स्ट अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसी तरीके से ट्राइऑटॉमिक, ऐसे अलग अलग एटॉमिसिटी के नंबर्स आपको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि मेटल्स और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं कार्बन जैसे, ये सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा बॉन्डेड फॉर्म्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी जो है एटॉमिसिटी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा मॉलिक्यूल रेडी कर रहा है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि एटॉमिसिटी जो जनरल कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी क्या है। पहले आर्गॉन का दिया है जिसके बारे में हमने ऊपर देखा था। हीलियम भी दिया हुआ है, मोनोएटॉमिक है। ऑक्सीजन जो है जनरली डायटॉमिक होता है। हाइड्रोजन भी डायटॉमिक होता है। नाइट्रोजन डायटॉमिक, क्लोरीन भी डायटॉमिक,
ठीक है। फॉस्फोरस टेट्रा है, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4। इसके बाद में सल्फर, सल्फर जो है आपका पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मतलब कि सल्फर जो है अलग अलग फॉर्म्स में आपको नेचर में मिल सकता है। वो कितने भी एटॉम्स एक साथ एक कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो जैसे अभी हमने एटॉम्स के बारे में देखा कि एटॉम्स हमेशा जो है या तो सिंगल या डबल या फिर इस तरीके के फॉर्म में मिलेंगे, तो कंपाउंड्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन क्या है कि कंपाउंड्स में अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स एक डेफिनेट प्रपोर्शन में जुड़ते हैं और एक मॉलिक्यूल आपका क्रिएट होता है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम कुछ देख सकते हैं कि वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होता है। तो रेशियो अगर उनके मास का आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो अगर एक आपका हाइड्रोजन है का मास है तो ऑक्सीजन का उसके पीछे 8 का मास रहेगा, जिसका हमने कल एग्जाम्पल देखा था। इसके बाद अगर हम अमोनिया का एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें 14:3 का आपका रेशियो रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें हम तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वेट 3 रहेगा और ऑक्सीजन का 8 रहेगा। समझ में आया? तो आप इसी तरीके से रेशियोस फाइंड कर सकते हैं कि कितना होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रेशियो बाय मास 1:8 है ना। हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास आपका 1 हाइड्रोजन का एटम है वाटर के लिए, और ऑक्सीजन का कितना है वेट 8 है ना। तो इसको हम एटॉमिक मास के टर्म्स में क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16, राइट। तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8/16, 10। इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो इसका क्या आ गया 1/1 विल रिमेन 1 एंड 8/16 विल बिकम 1/2 यानी हाफ। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा आपका? सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 1:2, यानी कि अगर आपका हाइड्रोजन का कितना आइटम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो ऑक्सीजन का उसके पीछे एक एटम होना ज़रूरी है ताकि एक वाटर का आपका मॉलिक्यूल रेडी हो सके। आई होप द एग्जाम्पल इज क्लियर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयॉन्स की, ठीक है, कि ये आयॉन क्या होता है। अभी तक के हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना था। अब क्या होता है कि कई बार जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलकर कुछ कंपाउंड्स रेडी करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड यानी हमारा जो घर पे नमक यूज़ होता है ना खाने वाला, वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो हमें पता है कि सोडियम इसमें क्या होता है, सोडियम मेटल होता है अपने नॉर्मल फॉर्म में, और क्लोरीन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। तो लेकिन जब हम इसको पानी में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 2 टाइप के हमारे आयॉन्स रेडी हो जाएंगे। एक होगा सोडियम का आयन जो होगा पॉजिटिव कैरेक्टर में, यानी कि वो अपने ऊपर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और एक होगा तुम्हारा क्लोरीन का आयन जो अपने साथ में कैसा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ऐसा क्यों है? देखो, जब हमारा एटम फॉर्म हो रहा है NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड का, तो क्या हो रहा है तुम्हारा एक एटम सोडियम का और एक एटम क्लोरीन का आपस में जुड़ रहे हैं। तो देखो, कोई भी चीज़ तभी जुड़ सकती है जब किसी के पास कुछ हो और किसी के पास कुछ ना हो, ठीक है, और वो आपस में शेयरिंग करते हो। तो क्या होता है कि इसमें सोडियम का जो एटम है उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन का एटम जो है उसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि ये दोनों अपनी एक स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। हमेशा कोई भी चीज़ नेचर में अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करती है। तो ये सोडियम क्लोरीन क्लोराइड का जब मॉलिक्यूल आपका सोडियम और क्लोरीन का एटम्स दोनों पास में आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाता है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यानी कि कॉमन सॉल्ट बनाते हैं। लेकिन अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सोडियम का कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, और
क्लोरीन का नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, तो इसमें क्या है, सिंगल एटम है दोनों के, सोडियम और क्लोरीन के, तो दोनों जो है सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैरी कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइप के आयॉन्स जो होते हैं वो 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सकते हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर सकते हैं। वैसे नेगेटिव में भी -1 चार्ज, -2 चार्ज, -3 चार्ज, इस तरीके से चार्जेस वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, राइट। और जैसे कि वो चार्ज अपने साथ कैरी करेंगे उसके हिसाब से वो मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर एक ग्रुप ऑफ एटम्स अपने साथ में कुछ चार्जेस कैरी कर रहा है, ठीक है, जैसे Cl2 हो गया, Cl2 है तो वो अपने साथ में 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। ठीक है, तो ये पॉली एटॉम्स यानी बहुत सारे अगर एटम्स अपने साथ में अलग अलग एटम्स का अगर गुच्छा है तो अपने साथ में वो क्या करेगा, अलग नंबर ऑफ नेगेटिविटी कैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में आपका फॉर्मूला बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, ये CaO में जो कैल्शियम होता है उसका चार्ज क्या होता है, 2 पॉजिटिव। ठीक है, और ऑक्सीजन का चार्ज होता है इसमें 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो बाय मास अगर आप लेते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का 5 है तो ऑक्सीजन का 2 है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला है आपका MgS। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम का जो है चार्ज आपका होगा प्लस, नो सॉरी एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो मैग्नीशियम सल्फाइड का आपका फॉर्मूला है MgS। इसमें जो Mg है वो मेटालिक कंपोनेंट है ना, तो Mg का चार्ज कितना होगा, +2, और S का चार्ज कितना होगा, -2। ठीक है, तो अभी आप सोडियम क्लोराइड का तो हमने एग्जांपल ले ही लिया है ना, और इसके मास के रेशियो यहाँ पर दिया है, मैग्नीशियम सल्फाइड का 3:4 आएगा फाइनली, और सोडियम क्लोराइड का आएगा 23:35.5, क्योंकि इसमें सोडियम का वेट आपका है 23 और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से हम अलग अलग रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलेज। ठीक है, दिस पार्ट विल बी कवर्ड टुमारो, और इसके लिए हम वैलेंसी के कंसेप्ट को समझेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, साथ में हम समझेंगे कि आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड इट एंड वी विल मीट टुमारो। टेक केयर।